रायगढ़ के ज़िला रुग्णालय में हॉस्पिटल के अंदर लगभग 30 पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। इसमें लगभग 15 छोटे बच्चे थे, 15 अलग पेशेंट्स थे। और उसी के बाद औरंगाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल उसके अंदर भी लगभग 10 पेशेंट्स की मौत हो गई। ये क्यों हो गया? प्रशासन का कहना है कि वहाँ पे जो मेडिसिन है उसकी कमतरता थी। मेडिसिन ना मिलने की वजह से, प्रशासकीय डॉक्टर की उपलब्धता ना होने की वजह से इस प्रकार के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, ये चुप क्यों हैं? और महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री हैं वो क्यों चुप हैं? इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर एक भी शोक संदेश इन 5 लोगों ने, नेताओं ने नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और ये सरकार पूरी तरह से अपनी संवेदना भूल चुकी है। हॉस्पिटल प्रशासन आरोप कर रहा है कि हमारे पास दवाई नहीं थी, हमारे पास फंड्स का एलोकेशन नहीं था, इसीलिए हम वहाँ पे उपचार नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहूँगा राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मान्य श्री अजित पवार जी से कि ये हॉस्पिटल प्रशासन आपके विभाग पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे पास औषध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या आपके वित्त विभाग ने महाराष्ट्र के अंदर आरोग्य विभाग के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता करके दी थी या नहीं? इसका जवाब मुझे लगता है राज्य के वित्त मंत्री को देना चाहिए। अगर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था की थी तो आरोग्य विभाग ने दवाई क्यों नहीं खरीदी? इसका जवाब मुझे लगता है कि आरोग्य मंत्री ने देना चाहिए। और आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, इनमें अगर ज़रा सी भी शर्म हो, ज़रा सी भी हया हो, तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए इन्होंने इस चीज़ की इस दुर्घटना के बाद अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम अपनी तरफ से महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी, निम्न सरकारी उप जिला रुग्णालय इसके अंदर जाएंगे, सर्वे करेंगे और अपनी तरह से तरीके से वहाँ पे जो खामियां हैं वो महाराष्ट्र की सरकार को बतलाएंगे। बिहार राज्य ने जात निहाय जनगणना की। इसमें से जो आंकड़े सामने आए बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लगभग 85%, 85% लोग इस बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के हैं। हमने हमेशा से मांग की कि देश के अंदर जाति निहाय जनगणना होने की आवश्यकता है। आखिर हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पास क्या परिस्थिति है, आरक्षण का उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भूमिका हमेशा से पवार साहब ने रखी। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए जो 50% की संविधान की आरक्षण की मर्यादा है उसको बढ़ा के लगभग 60-65% करना चाहिए। ये भूमिका शुरुआत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रखी। संसद का जब विशेष अधिवेशन हुआ तो इस विशेष अधिवेशन के अंदर हमें ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा है, रिजर्वेशन की मर्यादा है, वो 50% से बढ़ा के 65-70% के आसपास लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ पे इस प्रकार का रिजर्वेशन बढ़ाने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोशिश केंद्र की शासन से नहीं हुई और इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों का रिजर्वेशन का मसला अटका हुआ है। फिर भी हम कोशिश करेंगे देश के प्रधानमंत्री ने कि इस मसले को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती का दिन था, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का दिन था और देश के इंडिया अलायंस के जो प्रमुख पक्ष हैं उन्होंने मुंबई में एक पीस मार्च का आयोजन किया, शांति और सद्भावना मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए क्योंकि गांधी का नाम बहुत बड़ा है और गांधी का मूल्य इस देश को 1947 में जितना ज़रूरी था उतना ही ज़रूरत गांधी जी के मूल्यों की 2023 में भी इस देश को है और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए। लेकिन मुंबई पुलिस ने नेताओं को पकड़ा, धरपकड़ किया, लाठीचार्ज करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को भगाने की कोशिश की और इस पीस मार्च के अंदर गतिरोध लाने का प्रयत्न किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से
कि महात्मा गांधी इस नाम से आपको इतनी एलर्जी क्यों? महात्मा गांधी के नाम से आप ना क्यों डरते हैं? और गांधी के विचार का प्रचार और प्रसार अगर हो रहा है तो इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? सत्य और अहिंसा, इस मंत्र को महात्मा गांधी जी ने दिया और इस मंत्र का उच्चार, इस मंत्र के माध्यम से लोगों के बीच हम इंडिया आघाड़ी के लोग जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आप बार बार क्यों पुलिस भेज रहे हैं? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को तो भूल चुकी है और महाराष्ट्र के अंदर हम फिर एक बार हमने देखा कि महात्मा गांधी का नाम लेकर जब भी हम लोगों के बीच जाते हैं तो इसे दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। 24 तासात जवळपास 30 रुग्ण मृत्युमुखी ही घटना घडली नांदेड जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये, ज्याच्यामध्ये जवळपास 15 नवजात बालकांचा समावेश आहे। त्याच्यानंतर अशाच प्रकारची घटना घडली औरंगाबादच्या रुग्णालयामध्ये, जवळपास 10 लोक त्या ठिकाणी रुग्ण मृत्युमुखी पडली। आणि ह्याचं कारण एवढंच आहे की शासकीय दवाखान्यामध्ये औषधांचा साठा उपलब्ध नाही, उपचाराला दिरंगाई केली जाते, डॉक्टर अवेलेबल नाही आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे रुग्णांचे हाल होतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना उपचार मिळत नाही। म्हणून एकीकडे महाराष्ट्र शासन स्वतःच्या जाहिरातीवर कोट्यावधी रुपये खर्च करते आणि दुसरीकडे साध्या गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी औषध खरेदी करण्यासाठी पैसे देत नाही। हे चित्र आज महाराष्ट्राच्या समोर आलेलं आहे। घटना घडली, सातत्याने जे समाज माध्यमांवर फार अग्रेसिव्हली भूमिका मांडतात की देशाचे पंतप्रधान असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री असतील, यांनी साधा शोक देखील व्यक्त केला नाही ट्विटरवर। याचा अर्थ काय की अपयश दडवायचं आणि न मिळालेलं यश हे ओरडून सांगायचं, अशा पद्धतीने खोटारडेपणा ह्या महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे, पवार आणि फडणवीस शासनामध्ये सुरू आहे। हॉस्पिटल प्रशासन म्हणतं आमच्याकडे औषधं उपलब्ध नव्हती आणि म्हणूनच आम्हाला रुग्णांना उपचार देण्यासाठी औषधं कमी पडली, साठा नव्हता। आता माझा प्रश्न राज्याचे वित्तमंत्र्यांना आहे, महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या रुग्णालयासाठी आपल्या वित्त विभागाने पैशाची तरतूद केली होती का? आणि जर पैशाची तरतूद केली होती तर मग आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या विभागाने ती औषधं का खरेदी केली नाही? याचं उत्तर तानाजी सावंतने दिलं पाहिजे। तानाजी सावंतमध्ये जर जराशीही माणुसकी शिल्लक असेल, तातडीने तानाजी सावंतांनी त्यांचा राजीनामा दिला पाहिजे। बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली। ही जनगणना बिहार राज्याने केली, बिहार शासनाने केली आणि जवळपास 85% लोक ही SC, ST, OBC, EBC ह्या जमातीतले असं चित्र आज समोर आलेलं आहे। एकीकडे ह्या अशा प्रकारची जातीनिहाय जनगणना देश पातळीवर झाली पाहिजे अशी मागणी यापूर्वीही आम्ही केली होती, आताही आमची तशीच मागणी आहे। आणि एकंदरीतच देशातला जो उपेक्षित वर्ग आहे, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी आहे, ह्याची संख्या नेमकी किती आणि त्याला मिळणार आरक्षण किती हे कुठेतरी स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे। वारंवार आम्ही देशाच्या पंतप्रधानांना विनंती केली की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढून ही 65-66% जर केली तर त्या ठिकाणी इतर समाजांना देखील आरक्षण देता येईल, परंतु त्या संदर्भामध्ये कुठलंच पाऊल केंद्र शासनाने उचललं नाही। काल झालेल्या संसदीय विशेष अधिवेशनामध्ये अशी अपेक्षा होती की संसदेतलं संविधानाचं आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाईल, परंतु तसंही झालेलं नाही। काल 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादूर जयंती आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताने इंडिया आघाडीच्या काही प्रमुख पक्षांनी मुंबईमध्ये एक गांधी पीस मार्चचं आयोजन केलं। गांधी या नावाला एवढी विद्यमान एकनाथ शिंदे आणि केंद्रातलं मोदी सरकार घेतं असं आम्हाला माहिती नव्हतं। म्हणजे गांधीचं नाव घेऊन जर चालत आपण शांतीच्या मार्गाने जर चालत गेलो तर पोलीस अडवतात, पोलीस बॅरिकेडिंग टाकतात, पोलीस लाठी हल्ला करतात,
पोलीस अटक करतात, अशा पद्धतीने एक नवीनच वातावरण बघायला मिळतंय. परंतु ह्या देशामध्ये जर सदावर्तेसारखा व्यक्ती गोडसेंचं गुणगान करतो, हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडतो, त्याच्या सभेमध्ये थेट पवारांवर आरोप करतो, खालच्या पातळीवरचं टीका करतो, तर त्याला पोलीस काही बोलत नाही. परंतु महात्मा गांधीचं नाव घेऊन शांतीच्या मार्गाने जर पदयात्रा काढली तर महाराष्ट्रामध्ये पोलीस अडवतात. हे चित्र नव्याने पाहायला मिळतं. नेमका भारत देश कुठल्या दिशेने चालला आहे ह्याचंच आता जनतेने कौल घेण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा गांधीच्या नावाला एवढा विरोध भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे पोलीस का करते याचं स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टीने देण्याची आवश्यकता आहे.